अपनी क्षमताओं को पहचानें और हर किताब के सारांश के साथ सफलता की ओर बढ़ें। आज हम एलन विलियम्स, पीटर जेप्सन और सैनफोर्ड बॉटकिन की किताब मनी मास्टरी से कुछ विचारों पर गहराई से नजर डालेंगे। इस किताब का वादा तो बहुत बड़ा है कि ये किसी की भी आर्थिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारा मकसद सिर्फ किताब को समझना नहीं, बल्कि उस सवाल का जवाब ढूंढना है जो हम सब अक्सर खुद से पूछते हैं। मेरी तनख्वाह ठीक ठाक है, फिर भी महीने के आखिर में पैसा बचता क्यों नहीं? क्या इसका जवाब गणित में है या कहीं और छिपा है? बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे बड़ा और मैं कहूँगा चौंकाने वाला आइडिया है। इसका जवाब गणित में नहीं, साइकोलॉजी में है। किताब साफ कहती है, पैसा गणित नहीं बल्कि भावना है। ज्यादातर हमारी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो स्प्रेडशीट्स की नहीं बल्कि हमारी अपनी भावनाओं की वजह से होती हैं। भावनाएं? हाँ, असल में 3 बड़ी ताकतें हैं जो हम पर लगातार हमला करती हैं। कंज्यूमरिज्म यानी हमेशा कुछ नया खरीदने की चाहत, इंडेटेडनेस यानी कर्ज का जाल, और एक्सेसिव टैक्सेशन मतलब बहुत ज्यादा टैक्स। ये तीनों मिलकर हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को एक तरह से खत्म कर देती हैं। ये सुनना तो बहुत आसान लगता है कि पैसा भावना है, पर ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी 50% बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ये किताब ये कह रही है कि ज्यादा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना अपनी भावनाओं को समझना? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब का पहला सिद्धांत ही यही है, खर्च करना एक भावनात्मक क्रिया है। इसका मतलब है कि हम अक्सर जरूरत के लिए नहीं बल्कि किसी इमोशनल जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। जैसे कभी बोरियत मिटाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, कभी स्ट्रेस कम करने के लिए बाहर खाना खा लिया, या कभी सिर्फ सोशल स्टेटस दिखाने के लिए कोई महंगी चीज खरीद ली। किताब का अनुमान है कि लगभग 25 से 50% उपभोक्ता खरीदारी बिना किसी योजना के और गैर जरूरी होती है। 50%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, मुझे किताब में दिया गया हेवुड परिवार का उदाहरण याद आ रहा है। वो $1 स्टोर में हर महीने लगभग $300 खर्च कर देते थे, आज के हिसाब से करीब 25,000 रुपए। और ये बात मुझे इसलिए चुभ रही है क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है। जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाते तो हैं सिर्फ दूध ब्रेड लेने और बाहर निकलते हैं 5,000 रुपए के बिल के साथ। वो छोटे छोटे डील्स मिलकर कब एक बड़ा खर्च बन जाते पता ही नहीं चलता। और हेवुड परिवार के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। वो अपने बच्चों को खुश करने के लिए छोटी छोटी कैंडी या खिलौने दिला देते थे क्योंकि उस पल में उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ये एक $1 की चीजें मिलकर महीने के आखिर में एक बहुत बड़ी रकम बन गई हैं। यही भावनात्मक खर्च है। तो इसका समाधान क्या? अगर ये भावनात्मक है तो इसे कैसे रोकें? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। नियंत्रण का पहला कदम कोई मुश्किल बजट बनाना नहीं है, नहीं, वो है सिर्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता लाना। और यहीं पर किताब का दूसरा सिद्धांत आता है। जब आप अपने पैसे को ट्रैक करते हैं तो आप उसे नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहीं पर तो ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अपने हर एक खर्च को लिखना ये बहुत मुश्किल और बोरिंग लगता है। कौन अपनी हर चाय समोसे का हिसाब रखना चाहता है? ऐसा लगता है जैसे खुद को सजा दे रहे हैं। हाँ, लोग इससे बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो वाकई में कितना पैसा फालतू चीजों पर उड़ा रहे हैं। लेकिन किताब में स्टैन हार्ब्रेक की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उन्हें भी यही लगता था। उन्हें लगता था कि उनका बजट पहले से ही बहुत टाइट है और पैसे बचाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, जब उनके कोच ने उन्हें अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए कहा था तो स्टैन ने कहा, ये सब बकवास है, मुझे पता है मेरा पैसा कहाँ जाता है। बिल्कुल। 1 मिनट, पर उनके कोच ने एक वादा किया था ना कि अगर ट्रैकिंग से उन्हें अपनी बेटी की कॉलेज की फीस के लिए जरूरी $110 महीने के नहीं मिले तो वो कंपनी उन्हें वो पैसे देगी। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये सिर्फ एक सेल्स टैक्टिक नहीं थी? हो सकता है ये एक स्मार्ट टैक्टिक थी, पर ये काम कर गई। स्टैन इस चुनौती के लिए तैयार हो गए, शायद ये साबित करने के लिए कि वो सही थे। सिर्फ 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन, उन्होंने अपने कोच को फोन किया। अच्छा। वो रोज की तरह एक स्टोर पर बिग गल्प ड्रिंक और कुछ स्नैक्स लेने गए थे।
जब उन्होंने उस दिन के सारे छोटे मोटे खर्च जोड़े तो पाया कि वे $11 फालतू चीजों पर खर्च कर चुके थे। सिर्फ एक दिन में $11? और कहानी का सबसे जबरदस्त हिस्सा तो यह है कि जब उन्होंने पूरे महीने अपने खर्चों को लिखना जारी रखा तो पाया कि वे सिर्फ बिग गल्प जैसे ड्रिंक्स पर ही महीने के $78 खर्च कर रहे थे। लगभग 6,500 रुपए सिर्फ मीठे पानी पर। उन्हें एहसास हुआ कि वे हर महीने $180 यानी लगभग 15,000 रुपए से ज्यादा ऐसी चीजों पर उड़ा रहे थे जिन्हें वो जरूरी समझते थे। वो अवेयरनेस का पल उनके लिए एक बड़ा झटका था। बिल्कुल। और यही अवेयरनेस है जो उन्हें अपने पैसे पर नियंत्रण देती है। ये गणित के बारे में नहीं है, ये व्यवहार के बारे में है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं। तो स्टैन ने ट्रैकिंग से हर महीने 15,000 रुपए बचा लिए। ये बहुत बड़ी रकम है। पर मैं सोच रही हूँ ज्यादातर लोगों के लिए ये पैसा बचते ही किसी क्रेडिट कार्ड के बिल या ईएमआई में चला जाएगा। यहीं पर कर्ज का जाल सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पाया हुआ पैसा अक्सर कर्ज के ब्लैक होल में गायब हो जाता है। और यहीं पर किताब एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताती है जिसे पावर डाउन योर डेट कहा गया है। ज्यादातर लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को अपने खिलाफ काम करते हुए देखते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि इसे अपने पक्ष में भी किया जा सकता है। किताब में वो मार्क और जॉयस का उदाहरण है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। उनका कुल कर्ज, जिसमें होम लोन भी शामिल था, लगभग $1,32,000 था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि ब्याज के साथ उन्हें लगभग 29.5 सालों में $3,06,000 से ज्यादा चुकाने पड़ते। दोगुनी से भी ज्यादा रकम। हाँ, मतलब आप मूलधन से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज चुका रहे हैं। यही कर्ज का जाल है। और पावर डाउन तरीका इसी जाल को तोड़ने का एक सिस्टम है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। आप अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन, सब कुछ। फिर आप सबसे पहले एक कर्ज को चुकाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये स्नोबॉल मेथड जैसा है जहां आप सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करते हैं। हाँ, ये वही है। और दिलचस्प बात यह है कि गणित के हिसाब से तो सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाना ज्यादा फायदेमंद है, जिसे डेट एवलांच कहते हैं। लेकिन ये किताब साइकोलॉजी पर जोर देती है। अच्छा। सबसे छोटा कर्ज चुकाने से जो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, जो एक जीत का एहसास होता है, वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और अक्सर वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे छोटा कर्ज एक क्रेडिट कार्ड बिल है जिसकी मासिक किश्त $55 थी। जब वो खत्म हो जाता है तो आप उस $55 को अपनी लिस्ट की अगले कर्ज की किश्त में जोड़ देते हैं, उसे खर्च नहीं करते। अच्छा, सही। तो अगर अगला कर्ज कार लोन था जिसकी किश्त $325 थी, तो अब आप 325 प्लस 55 यानी $380 हर महीने चुकाना शुरू कर देते हैं। इससे अगला कर्ज और भी तेजी से चुकता है। और जब वो खत्म हो जाता है तब आप उस पूरी रकम यानी $380 को अगले कर्ज में जोड़ देते हैं। ये एक स्नोबॉल की तरह काम करता है जो हर कर्ज के साथ बड़ा और शक्तिशाली होता जाता है। तो मार्क और जॉयस के केस में इसका असर क्या हुआ? सिर्फ 8.7 साल में होम लोन समेत सारा कर्ज चुका देना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बदलाव करने पड़े? क्योंकि $1740 हर महीने चुकाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि ये आसान है, पर यह दिखाती है कि ये मुमकिन है। उन्हें निश्चित रूप से अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ी होगी, लेकिन पॉइंट यह है कि सिस्टम ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। इस तरीके से वे अपना सारा कर्ज 29.5 साल के बजाय सिर्फ 8.7 साल में चुका सकते थे। उन्होंने ब्याज में $1,25,000 से ज्यादा बचाए। पर असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। वो क्या? कर्ज खत्म होने के बाद अगर वे वही मासिक रकम यानी $1,740 प्रति माह सिर्फ निवेश करना शुरू कर देते, तो रिटायरमेंट तक उनके पास लगभग $1 मिलियन जमा हो सकते थे। $1 मिलियन? भारतीय रुपयों में ये 8 करोड़ से भी ज्यादा है। वाओ, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब आप सिर्फ कर्ज नहीं चुका रहे हैं, आप अपनी भविष्य की दौलत बना रहे हैं। आप ब्याज देने वाले से ब्याज कमाने वाले बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत की खूबसूरती है। ये आपको दिखाता है कि आपके पास पहले से ही अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाने की शक्ति है। आपको सिर्फ एक सिस्टम की जरूरत है।
ठीक है, तो जब कर्ज नियंत्रण में आ जाए और ट्रैकिंग से अतिरिक्त पैसा मिलने लगे तो ध्यान बचत पर जाता है। लेकिन यहाँ भी किताब एक चौंकाने वाली बात कहती है, बचत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। हम तो बचपन से सुनते आए हैं बचत करो। क्या लेखक ये कह रहे हैं कि बचत करना गलत है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, वो कह रहे हैं कि हमारा नजरिया गलत है। किताब का तीसरा सिद्धांत बचत को देरी से किया जाने वाला खर्च यानी डिलेड स्पेंडिंग कहता है। जब आप बचत के बारे में सोचते हैं तो ये एक उबाऊ और प्रतिबंधात्मक काम लगता है, जैसे आप खुद को किसी चीज से वंचित कर रहे हैं। हाँ, एक मजबूरी लगती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इसे देरी से होने वाला खर्च कहती हैं तो ये एक एक्टिव चॉइस बन जाता है। आप आज एक छोटी सी चीज पर खर्च न करने का फैसला कर रही हैं ताकि भविष्य में एक बड़ी और जरूरी चीज पर खर्च कर सकें, जैसे बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट। बिल्कुल, ये प्रायोरिटीज तय करने के बारे में है। जैसा कि किताब कहती है, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं पा सकते। ये मानसिकता आपको अपने पैसे का मालिक बनाती है। आप तय कर रहे हैं कि आपका पैसा आपके लिए क्या करेगा, आज भी और कल भी। मैं ये नहीं खरीद सकता से मैं इसे अभी नहीं खरीदने का फैसला कर रहा हूं तक का सफर है। और ये किताब इस देरी से होने वाले खर्च को मैनेज करने का एक ठोस तरीका भी सुझाती है, वो 60-20-20 का नियम। जी हाँ, ये नियम कहता है कि आप भविष्य के लिए जो भी पैसा अलग रखते हैं उसे 3 हिस्सों में बांटें। उसका 20% आपातकालीन जरूरतों के लिए रखें, जैसे अचानक नौकरी चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। ये आपका सेफ्टी नेट है। 20% भावनात्मक खर्च के लिए, जैसे कोई प्लान की हुई छुट्टी, एक नई कार। ये हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको बर्नआउट से बचाता है। ये सुनिश्चित करता है कि आप सिर्फ भविष्य के लिए त्याग नहीं कर रही हैं, बल्कि वर्तमान में भी अपने लिए कुछ कर रही हैं। और बचा हुआ 60% लंबी अवधि के निवेश के लिए है, जैसे रिटायरमेंट फंड या दूसरे बड़े लक्ष्य। ये ढांचा ये पक्का करता है कि कोई एक इमरजेंसी आपके सभी लंबी अवधि के लक्ष्यों को पटरी से ना उतार दे। अगर कार खराब हो जाती है तो आप आपातकालीन फंड का उपयोग करते हैं, ना कि अपने रिटायरमेंट फंड का। यह आपके वित्तीय जीवन में एक फायरवॉल बनाता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। शुरुआत इस बात को स्वीकार करने से होती है कि पैसा भावनात्मक है, गणित नहीं। फिर अवेयरनेस हासिल करने के लिए आप अपने हर खर्च को ट्रैक करते हैं। आपको पता चलता है कि आपका पैसा असल में जा कहां रहा है, आपके बिग गल्प मोमेंट्स कहां हैं। उस अवेयरनेस से मिले अतिरिक्त पैसे और एक व्यवस्थित योजना, जैसे पावर डाउन सिस्टम का उपयोग करके आप अपने कर्ज को तेजी से खत्म करती हैं और ब्याज को अपने दुश्मन से अपना दोस्त बना लेती हैं। और अंत में हर रुपए को भविष्य का एक मकसद देने के लिए आप बचत को देरी से होने वाले खर्च के रूप में देखते हैं और उसे 60-20-20 के नियम से व्यवस्थित करते हैं ताकि आपका आज और कल दोनों सुरक्षित रहें। ये सारे सिद्धांत एक दूसरे पर आधारित हैं। ट्रैकिंग से मिली जागरूकता आपको कर्ज कम करने के लिए पैसा देती है और कर्ज से आजादी आपको अपने देरी से होने वाले खर्च की योजना बनाने के लिए पैसा और मानसिक शांति दोनों देती है। ये एक पूरी प्रणाली है, कोई एक तरकीब नहीं। ये हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर लाता है। हम अक्सर ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, एक बेहतर नौकरी, एक प्रमोशन, एक साइड बिजनेस। लेकिन क्या हो अगर आर्थिक स्वतंत्रता की असली चाबी आमदनी के आकार में नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसे बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में छिपे हो? किसी के भी जीवन में वो कौन सा छोटा सा फालतू खर्च है जो स्टैन के बिग गल्प की तरह एक पूरी तरह से अलग आर्थिक भविष्य का दरवाजा खोल सकता है?